ये हमने लास्ट क्लास में किया था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एट रेजोनेंस क्या होता है? एट रेजोनेंस VL would be equal to VC. As a result, resonant frequency 1 by root LC. Also, XL will be equal to XC. At resonance, cos phi would be 1 as phi would be 0 and R would be Z. As a result, IRMS will become E by R only. ये रेजोनेंस में होता है। At resonance, असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 करो। असाइनमेंट नहीं तो क्वेश्चन 84। अनन्या एक बार पढ़ के सुनाना 84। Circuit is set up by connecting L is equals to 100, आवाज तुम्हारी साफ नहीं आ रही। आर कितना किया हुआ है? ठीक है हाँ, आर कितना है? सर। आर 100 ओम है हाँ, और सी 5 माइक्रोफैरेड होगा। और एल 100 ये 1 क्या, मिली हेनरी क्या है? मिली हेनरी 100 मिली हेनरी। ओके, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 150 रूट 2 वोल्ट एंड 500 बाय पाई हर्ट्ज। हाँ
frequency 500 by pi हर्ट्ज। hertz. Hmm. ठीक है, इससे ओमेगा आ जाएगा। तो कुछ मेंशन नहीं, इसका मतलब ये क्या है, आरएमएस वैल्यू है ये। हाँ, पीक तो मेंशन नहीं है ना। ठीक है, सो दिस विल बी आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले तुम क्या करोगे, जेड निकालो। यू नीड टू फाइंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। आर दे रखा है, एक्सएल निकालो, ओमेगा एल। यू कैन कैलकुलेट एक्सएल एंड एक्सएल निकालो यूजिंग ओमेगा एल, यू फाइंड एक्सी यूजिंग ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करो। ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा आ गया 1000 रेडियन पर सेकेंड। माइक्रो, मिली -3, मिली इज -3, माइक्रो इज -6, नैनो -6, -9, पिको -12। एक्सेल का यूनिट लिखो। एक्सेल में आर उससे नहीं निकाल सकते तुम। एक्सेल को मैंने किस में सब माइनस किया है, किस में ऐड किया है, ओम होगा इसका यूनिट। 100 ओम हो गया ना। फाइंड एक्सी ऑल्सो यूजिंग 1/ओमेगा सी। माइक्रो को कन्वर्ट कर लेना। हाँ, ठीक है। कितना था वो, कितने फैरेड था ओमेगा। हाँ, ठीक तो है। मनन कितना आ रहा है एक्सी। तो 1000 × 5 × 10⁻⁶ लीजिए ना। डिनोमिनेटर में है। हाँ वही, मतलब मैं कर ही रहा हूँ अभी एक ठीक है, तरीका। 200 आ गया। अब जेड निकाल लो। वो ऑनलाइन कर रहा है।
वॉइस नहीं आ रही। क्वेश्चन 88 करना है। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी है। क्या क्या दे रखा है बताओ मुझे। 1 2 हेनरी और 480 रेजिस्टेंस 24। पीक वोल्टेज है क्या है? तो अगर लिखा नहीं इसका तो आरएमएस वोल्टेज है। तो बेसिकली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो जाती है। इस क्वेश्चन में तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। Frequency which drives the circuit into resonance is called resonance frequency. It is represented by omega r and it is 1/√LC. कर लो। हो गया नन्या? L is 0.12, C is 480। माइक्रो को -6 कर दो। -6 जब रूट से बाहर निकलेगा 10⁻³ हो जाएगा वो न्यूमरेटर में आके। हाँ -9। अच्छा सॉरी, -9 है तो फिर क्या करेंगे इसको -10 बना देते हैं, डेसिमल हटा देता हूँ, ठीक है। तो यू कैन राइट लाइक दिस। एक डेसिमल तो इसका हट गया, एक इससे हट जाएगा, 10⁻−10 हो जाएगा ये। तो 10⁻5 ऊपर आ जाएगा। 48 को 12 से मल्टीप्लाई मत करो, इसको लिखो 12 × 4। तो 10⁻5 12 × 2 बाहर आ गया। So this is like this by 24। 1 lakh divided by 24 कर लो, so that will be resonant frequency। This frequency will drive the circuit into resonance at which frequency current will become maximum। देखो कितना आ रहा है। अगर ये 1 लाख बाय 25 होता तो आंसर होता 400, है ना। तो आंसर आ रहा है 4166.67। हाँ 4000 होता, लेकिन उससे ज्यादा आएगा। 41 4166.67। 41667। सर 4166.67। हाँ मतलब। 4000 आएगा ना। हाँ सर, वो एक पॉइंट है बीच में। 4166.7 रेडियन पर सेकेंड।
सो दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आर में लिखोगे तो फिर रेडियन पर सेकंड आएगा। अगर सपोज तुम ओमेगा आर को 2 पाई एफ आर लिख देते हो तो एफ आर फिर हर्ट्ज में आता है। और क्या पूछा है इसमें? हाँ तो आएगा ये आंसर है। इस फ्रीक्वेंसी पे पावर मैक्सिमम होगी, वो करंट मैक्सिमम है। और क्या पूछा है? हम्म। तो अब वो ये पूछ रहा है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसके किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एवरेज पावर कितनी है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? At what frequency average power consumed is half of the power consumed at? तो बेसिकली बैंडविड्थ से आता है वो फॉर्मूला। या तो हम ऐसा कर लें, पी एवरेज का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर एम एस, लेकिन इसमें फिर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी ना। ये ओमेगा आर होता है। ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें करंट मैक्सिमम हो जाती है। सो द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर बिकम्स हाफ would be here also and could be here also। तो वो वाली फ्रीक्वेंसी मेरे को निकालनी है। तो या तो हम पहले पी मैक्स निकाल लें, कितनी होगी, है ना। पी मैक्स आएगा ई आर एम एस विच इज 230 डिवाइडेड बाय आर, बिकॉज रेजोनेंस में जेड ये हो जाता है, ठीक है। मैंने उसमें पीछे वाले उसमें लिखवाया था तुम्हें, एट रेजोनेंस जेड इक्वल टू आर होता है, ठीक है। जेड इक्वल टू आर एट रेजोनेंस। तो अगर मेरे को आई आर एम एस निकालना था रेजोनेंस पे तो वो हो जाएगा ई आर एम एस बाय जेड विच इज आर ओनली, ठीक है। आई स्क्वायर इंटू आर, आर इज हाउ मच? आर इज ऑल्सो 23 ओनली। तो ये हमने पी मैक्स निकाल लिया, आई स्क्वायर आर। सो दिस इज द पी मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड। अब हमें वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है जहां पे पावर इसका आधा है। सो वो पावर जहां पे पी एवरेज इज कमिंग आउट टू बी हाफ ऑफ दिस पी मैक्स। तो ऐसा इसके लिए तो कोई फॉर्मूला होता है, बट हमें डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। ये कितना आएगा? 10 है ना। तो पी मैक्स तुम्हारा हो गया 1/2 इंटू 2300, राइट। ये हुआ। तो पी एवरेज वुड बी 2300/2 कितना हो गया? 1350, 1150, 1150 वॉट। तो वो पावर है 1150 वॉट। अब इसको, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? इसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इज इक्वल टू 1150। आई स्क्वायर आर एम एस कैसे आएगा? ई आर एम एस वो हमें ऑलरेडी मालूम है, डिवाइड बाय जेड। ये हो जाएगा। ई आर एम एस पता है, आर पता है, जेड ये वाला
अब जेड जो है वो जेड निकालना पड़ेगा, उसमें ओमेगा आ जाएगा हमारा। हाँ, हाँ पीक पीक मैक्सिमम IRMS। इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट 10 RMS 10 था। अब वो पावर निकालनी है जिसकी हाफ पावर है। तुमने पी एवरेज को हाफ ऑफ पी मैक्स कर दिया, फिर पी एवरेज का फॉर्म। हाँ, हाँ लेकिन ये IRMS वो IRMS से अलग है। ये IRMS इस फ्रीक्वेंसी को कोरस्पॉन्डिंग है। ये IRMS इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। वो IRMS इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था। तो अब ERMS में ऑलरेडी मालूम है, आर भी पता है। ERMS कितना है? 230 बाई जेड का होल स्क्वायर। आर कितना था? 23 1150। देखो 23 से 1150 कट रहा है, 5 टाइम्स कट रहा है। तो ये आएगा 230 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये आ गया 50, मैंने नीचे ले लिया, इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आ गया। अभी इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। एट दिस फ्रीक्वेंसी दिस नो रेजोनेंस, ठीक है। मेरे को इनफैक्ट वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा कि ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी कितनी कम होती है। मेरे को आइडिया है, वैसे ये होती है डेल्टा आर। जैसे रेडीमेड फॉर्मूला, इतना पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता फिर मेरे को। डेल्टा आर प्लस माइनस L/2R ऐसे कुछ होता है, जिसे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। द फ्रीक्वेंसी एट विच एवरेज पावर इज, कौन सा? ये टू, अच्छा जेड था ना ये तो। 4 नहीं होगा फिर ये। तो एक फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी एट विच एवरेज पावर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। आई थिंक इट्स ओमेगा आर प्लस L/2R होता है। करना एक बार गूगल करना। फ्रीक्वेंसी एट विच पी एवरेज इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर। पी एवरेज, आप एवरेज पावर लिख दो, फ्रीक्वेंसी एट विच एवरेज पावर इज हाफ ऑफ हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर एट रेजोनेंस। हम्म। अच्छा, दिखाओ। वरना इसको तो कैलकुलेट करना बहुत लंबा हो जाएगा।
आंसर में दिया हुआ है मैंने, देखना। हम्म R/2L वही लिखा है ना मैंने, L/2R लिखा है मैंने। हाँ तो वही ω/R ± R/2L होता है, इससे नहीं पता लग पा रहा। तो frequency at which average power is half of the maximum power is, ये R/2L है। देना, कैलकुलेट करो उससे क्या आंसर आ रहा है। R/2L, वाई टू कैलकुलेट ना लंबा, ये पूरा मेथड से बहुत लंबा आंसर आएगा। तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आ चुकी थी, है ना। प्लस माइनस आर कितना दे रखा है, 23/2L, L इज 0.12। तो ω/R प्लस माइनस 23 डिवाइड बाय 0.24। 23 बाय, अगर ये 23.23 होता है, 100 आता है ना अप्रोक्सीमेटली ये। देखना कितना आ रहा है, 96 के आसपास होगा ये। 23 बाई डिवाइड बाय 0.24, अनन्या कितना है, 95.83, ठीक है। So frequency at which average power is half of the maximum power is this, omega plus minus 95.83। उसके ओमेगा प्लस माइनस, वो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी प्लस माइनस होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी हमारी, 4166.7 थी ना। तो दो आंसर आएंगे इसके, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका हो गया, फ्रीक्वेंसी एट विच average power consumed is of the power half of the maximum power at resonance, half of the maximum power at resonance। in fact, जो अगर पीक करंट यहाँ पे, अगर पीक करंट सपोज आई मैक्स है ना, तो इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आई मैक्स, आई पता है कितना होता है, ये होता है आई मैक्स डिवाइड बाय √2। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी करंट इज 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम करंट। तो उसका आंसर भी ये होगा, ω/R प्लस माइनस R/2L। और क्या था इसका, व्हाट इज द क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर तुम्हारा फॉर्मूला मालूम है तुम्हें, कल कराया था ना लास्ट क्लास में। यस, लास्ट क्लास में किया था, क्यू फैक्टर इज 1/R√L/C। इसको कैलकुलेट कर लो। Q factor basically tells us about the sharpness of the curve, मतलब at which frequency the circuit will go into resonance. Higher the value of Q factor, better the resonant circuit. ठीक है, क्या रहा है Q factor, 1/R, R is 23. Q factor is dimensionless, remember this. L is 0.12, capacitance is 480 nanofarad. तो 1/23, 12 का डेसिमल हटा दो, 10⁻², 480 का हटा दो, 10⁻⁸। सो 1/23, 4 हो गया, नीचे आ गया 1/2, 10,000 आ गया ये। तो 5,000 डिवाइड बाय 23।
एल था 0.12, आर सी था 480 नैनो फैराड। ये पॉइंट माइनस कर दिया, एक इसका डेसिमल -9 कर दिया, -6 हो गया। 6 का ऊपर आ गया, 10⁻⁶ ऊपर है, 1000 हुआ ना फिर तो ये 1000 हुआ तो ये 500 आ गया, 500/23 आ रहा है। हाँ वही 1000/46, ठीक है। इस इट इज डायमेंशनलेस, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, बट फॉर अ बेटर रेजोनेंस it has to have q higher value of q factor। 21.7। ठीक है। क्वेश्चन 114। क्वेश्चन 114, 117। क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों हो? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस, सीधा सीधा एलआरसी में 5 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा। या तो एसी जनरेटर आ जाएगा, अदरवाइज चॉइस में ट्रांसफॉर्म होगा, अदरवाइज विल बी 5 मार्क का एलआरसी क्वेश्चन न्यूमेरिकल। कौन सा कर रहे हो? 114। क्या गिवन है? 23 वोल्ट, मतलब वोल्टेज दे रख ई आर एम एस 230। अगर मेंशन नहीं है पीक वोल्टेज मतलब ई आर एम एस फॉर आर कितना है? 15 या 50, 50। सी कितना है? हाँ, माइक्रो होता है वो। राइट। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि सर्किट को रेजोनेंस में ड्राइव कर रही है। कर लो। फाइंड द फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। ओमेगा आर इज 1/√LC। एमसीक्यू अगर आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का तो देख लेना ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है। अगर रेडियन पर सेकेंड है तो ओमेगा आर है, अगर हर्ट्ज दे रखा है तो मतलब इट इज एफ। एफ एफ आर होगा 1/2π√LC। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ये होगा तो रेडियन पर सेकेंड होगा। तो फाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इनटू रेजोनेंस। हम्म, ओके। So it is 1/√L. L is 2.5 Henry. 160 माइक्रो मतलब -6। -6 तो बाहर निकालो, 1000 आ गया न्यूमरेटर में। 2.5 इंटू 160 कितना हो गया? 400। 400 हो गया। हाँ तो डायरेक्ट भी तो इसमें आ गया। अच्छा, हाँ ठीक है, 400 का। 50 रेडियन पर सेकेंड।
उसके बाद आगे बोलो, क्या पूछा है? इम्पिडेंस, हाँ वो इम्पिडेंस का फॉर्मूला पता है तुम्हें? एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्सी इज ओमेगा सी। एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्सी इज 1/ओमेगा सी। कितना आ रहा है एक्सेल मनन? किसी ने निकाला एक्सेल अभी तक? कितना आ रहा है? वन ट्वेंटी यही एक फोर सेकंड से। दोनों 125। तो मेरा, अच्छा हाँ आ गया भैया, ठीक। देखो मैंने तुमसे कैलकुलेट क्यों करा? देयर वाज नो नीड टू कैलकुलेट दिस, बिकॉज एट रेजोनेंस जेड इक्वल टू आर होता है, जरूरत ही नहीं थी। बट आई जस्ट वांटेड नो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है एक्स रेजोनेंस पे जेड इक्वल टू आर होता है, तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो पागलों की तरह से। अगर तुमने पढ़ा होता लास्ट क्लास का तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है तुम लोगों पे, पढ़ोगे नहीं तुम। जब तक प्री बोर्ड में 2 बार फेल नहीं होगे ना, तब तक पढ़ाई शुरू नहीं होगी। तो रेजोनेंस में जेड इक्वल टू आर होता है, देयर वाज नो नीड टू कैलकुलेट, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। आर ऑलरेडी दिया उधर 50 ओम। और क्या पूछा है? इम्पिडेंस आ गया। एट रेजोनेंस इम्पिडेंस इज प्योरली रेसिस्टिव। और क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। पहले आईआरएमएस निकाल लो। आईआरएमएस होगा ईआरएमएस बाय जेड, लेकिन जेड कितना होता है? जेड होता है आर। तो ईआरएमएस दे रखा है 230 वोल्ट डिवाइड बाय आर इज 50। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 46/10, 4.6 आ गया। बट ये आरएमएस करंट है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा? √2 टाइम्स आईआरएमएस। 1.41 इंटू 4.6 करो, ये कितना आ रहा है? हम्म 6.4 एम्पियर। और आगे बोलो क्या पूछ दे रखा है और पूछा है? पावर फैक्टर होता है cos फाई, विच इज आर बाय जेड। रेजोनेंस में पावर फैक्टर 1 होता है, बिकॉज जेड इक्वल टू आर होता है। पावर फैक्टर इज 1। cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। एंड व्हाट एल्स? बस। हो सकता है दे आस्क यू व्हाट इज आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वीएल एंड वीसी। तो काफी लोग क्या करते हैं, आरएमएस इंटू एक्सएल निकालेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, फिर वीसी भी निकालेंगे। बट रिमेंबर दैट वीएल एंड वीसी बोथ आर इक्वल एट रेजोनेंस। नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप है ये, पावर नहीं है। ये आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप है, तो वीएल एंड वीसी दोनों इक्वल होते हैं रेजोनेंस में। तो सिर्फ एक एक ही को कैलकुलेट करो और उसको इक्वेट कर दो।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने, 1 1। हम्म 117 भी करेंगे और फिर 94 भी करेंगे। 117 94। नहीं, ओमेगा ही होता है सोर्स फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर उसने पूछा है कि विच ड्राइव सर्किट टू रेजोनेंस, ओमेगा आर हो जाएगा। अगर अदरवाइज whatever is the frequency of the AC source is called source frequency। हाँ, तो ओमेगा आर पूछा है उसने, तो उसी अभी किया ना, वैसे ही करना है। हाँ, वही रेजोनेंस वाला ही है भी। इज सेम क्वेश्चन? नहीं, वैल्यू डिफरेंट है। 117 में क्या वैल्यूज दे रखी है, मनन बताना। आर कितना है मनन? Sir, R is given कितना? 41, 40, ओके, सी? so 80 microfarad, और? and L is 5 Henry. ओके, तो पहले ओमेगा आर निकालना है। Sir, 230 volts, sir. वोल्टेज 230 है। Yes, sir. राइट, सो दैट विल बी ई आर एम एस। आई नॉट, आर एम एस निकाल के, आई आर एम एस निकाल के √2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गया ओमेगा।
50 रेडियन पर सेकंड है ना। फिर क्या नेक्स्ट पार्ट क्या है? वही रिपीट हो गया क्वेश्चन में। इम्पिडेंस तो वही कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे इस बार? क्या बात है, पढ़ने लग गए हो तुम। Z इक्वल टू आर एट रेजोनेंस। और हाँ, तो IRMS निकाल के वो कर दो। पहले IRMS निकालो। ERMS बाय Z। ERMS बोले तो 230। Z इज आर कितना? 8.5 और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है I0, विच इज √2 टाइम्स IRMS। 8.11 हो गया। और क्या पूछा है? यस, तो RMS वैल्यू हो जाएगी IRMS इंटू आर, कर लो। VL RMS वुड बी IRMS इंटू XL। और VC RMS मत करना कैलकुलेट, विल बी सेम एज VL RMS। there's no need to calculate VC, because at resonance VC and VL दोनों इक्वल होते हैं। VR कितना आ रहा है? IRMS था 5.75। वो तो वही 230 सेम ही हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो VR होता है ना रेजोनेंस में, इज द सेम एज द गिवन वोल्टेज। ये तो ज्यादा आएगा, कितना आ रहा है? हम्म। ओमेगा था 50। L था 5। कितना? 137। वो 0.5। ये भी उतना ही आएगा। फिर आगे कुछ और पूछा है उसने? पावर कंज्यूम्ड वुड बी ओनली अक्रॉस इंडक्ट रेसिस्टर, एंड उसका फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। IRMS cos phi, या द बेस्ट फॉर्मूला वुड बी I² इंटू आर, ये यूज कर लो। तो P एवरेज, वो तो आंसर लिख दिया हो गलती से। कैलकुलेट करके देख लो। तो 5.75 का होल स्क्वायर इंटू आर, देखो कितना आ रहा है ये। जो भी पावर कंज्यूम होती है इज कंप्लीटली अक्रॉस द resistor, not inductor or the capacitor. Sure. पीछे आंसर में देखो क्या है।
हाँ तो जो भी आ रहा है वो सही है फिर ये। कितना है ये? पावर वुड बी इन वॉट। अक्सर ये भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द सप्लाइड वोल्टेज and the voltage across, matlab as such, supply voltage is 230, whereas the voltage across inductor and the capacitor is so much high. ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये तो 1500 के आसपास है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज 230 है। उसका रीजन ये है कि दीज वोल्टेजेस आर बेसिकली द वेक्टर्स। तो एज सच VL and VC both are in the opposite direction, and here they cancel out at resonance. So the reason being is that VR, VL, and VC, they are vectors, out of which VL and VC are out of phase by 180, and VR has a phase difference of 90. इसीलिए एल्जेब्रिकली अगर देखा जाए तो E will not be, वैसे वेक्टर वाइज E is equal to VR plus VC plus VL, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दे आर नॉट इक्वल। एक्सप्लेन व्हाई, ये क्वेश्चन आता है। तो इनका मैग्नीट्यूड लें तो तीनों का मैग्नीट्यूड इसके बराबर नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि दीज आर वेक्टर्स हैविंग फेज डिफरेंस। वैसे डीसी सर्किट में क्या होता है, सोर्स बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो कंपोनेंट के वोल्टेज के सम के बराबर होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। दिस प्लस 230 से बहुत बड़ा आएगा, बिकॉज दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा बताया था इसका? 94। 94 कर लो, फिर ट्रांसफॉर्मर करेंगे, the last part of this chapter. Then I'll start with ray optics. क्वेश्चन 94 करो। हम्म, सोचो, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। पढ़ो एक बार करेंगे। हम्म। हम्म। ओके, मतलब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? दो चीजें हो रही हैं। पहली बार हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं डीसी सोर्स के साथ। तो 94 है ना ये। तो पहले हमने किसको क्या कनेक्ट किया? लिखो दोबारा, बोलो, बताता हूँ। व्हेन लिखो, बोलो क्या है? कॉइल, ये कॉइल है, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू, हाँ, 10 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या हुआ? बैटरी हमेशा डीसी सोर्स होते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी नहीं दे रखी है, तो ये डीसी सोर्स है। तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है ये? नहीं, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है ये? 2 एम्पियर कर रहा है ना। तो ये डीसी सोर्स है, तो इसका मतलब इसका हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कॉइल का। कितना आएगा रेजिस्टेंस का? 10/2।
5 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया कॉइल का। आगे बोलो, आगे बोलो। यस, अब क्या किया, इसी कॉइल को तुमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया। जब तुमने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया, उसका ईआरएमएस कितना दिया हुआ है? अच्छा, वही सेम वोल्टेज है, वोल्टेज सेम है, ईआरएमएस भी। इस बार हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये कॉइल है, सो एसी में यही कॉइल अब क्या करेगी, इंडक्टेंस भी प्रोवाइड करेगी। दिस कॉइल विल प्रोवाइड इंडक्टेंस ऑल्सो एंड रेसिस्टेंस ऑल्सो, बोथ। तो आर तो इसका यही है, साथ साथ में इसका एक्सेल भी होगा। सो सिंस द सेम कॉइल प्रोवाइड्स inductive reactance as well to AC source, current will drop। ये इसका रीजन है, current drops as the coil also provides inductive reactance। हाँ, और क्या, the current drops because coil behaves as an inductor in series with the resistor, along with resistor, along with resistance, which offers inductive reactance to AC source, which offers inductive reactance to AC source। तो इसकी वजह से इसमें करंट कम हो गई। अब क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, ये एल आर सर्किट हो गया, तो करंट का फॉर्मूला होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाय जेड। एंड जेड क्या होता है एल आर सर्किट में? इसमें रेजिस्टेंस तो पहले से था, कॉइल थी, इंडक्टेंस भी आ गया, एक्स ये आएगा इसका। तो इसका रीजन ये है, पहले सिर्फ रेजिस्टेंस था, बिकॉज डीसी सोर्स, कोई डीसी सोर्स का ओमेगा जीरो होता है ना, तो एक्सेल जीरो था उसका। बट अब क्या हुआ है, ये एसी सोर्स है, इसने पूछा है क्या, और कुछ और पूछा है? एल पूछा है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है एसी सोर्स की, कितने, 50, मतलब एफ दे रखा है, कर लो कैलकुलेट। तो तुम्हें आईआरएमएस पता है कितना है इस वाले सर्किट में, आईआरएमएस जब करंट ड्रॉप हो रहा है तो कितना करंट था इस वाले में, ड्रॉप हुआ था उसमें 2 एम्पियर था, 1, हाँ। तो आईआरएमएस 1 हो गया, ईआरएमएस दे रखा है, आर पता है, एक्सेल निकाल लो पहले। आर कितना था, 5, ईआरएमएस 10, आईआरएमएस 1। दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर लो।
75 को 5√3 लिख दिया। ओमेगा हो जाएगा 2πf। हम्म। हम्म। 2.8 समथिंग ना। 10⁻⁻2 हेनरी क्या आंसर है? हाँ वही। ये 2.8 के आसपास आएगा। 2.8 10⁻²। कर लिया अनन्या? अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मर, विच इज अगेन ए 5 मार्कर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले प्रिंसिपल। इस पे क्वेश्चन आएगा, राइट द प्रिंसिपल वर्किंग and the label diagram to explain working of a transformer। 5 मार्क का क्वेश्चन। सबसे लिखो प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल इसका? लिखो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। फिर यूज क्या है इसका? यूज है टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। यूजेस टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज करते क्यों है। सो पहले इसको समझ लेते हैं। जनरली क्या होता है, पावर प्लांट सिटी से बहुत दूर होता है। हाइडल पावर प्लांट है तो वो तो नियर बाय द रिवर होगा जहाँ डैम बना हुआ है। तो पावर जनरेशन वहां पे होता है। इट इज thousands of kilometer away from the city where you using electricity। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को तुम ट्रांसपोर्ट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट का मतलब ये ट्रक में भर के इलेक्ट्रिसिटी को घर ला रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं। कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? विद हेल्प ऑफ वायर्स। तो यू मिनिमाइज द लॉसेस। कौन से लॉसेस होते हैं? I²R, हीटिंग लॉसेस होते हैं। तो पावर को मिनिमाइज कैसे, पावर लॉस को मिनिमाइज कैसे करोगे? टू लॉ टू मिनिमाइज द पावर लॉस यू हैव टू ensure that I is as low as possible। ठीक है। तो I P is also is equal to V into I। I को तुम्हें मिनिमाइज करना है, तो I को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करोगे, करंट उतनी कम हो जाएगी। करंट कम हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट I²R लॉस कम हो जाएगा।
सो आई स्क्वायर आर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए करंट इज ट्रांसपोर्टेड एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मतलब यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा नियर बाय द पावर प्लांट, जो कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्म होगा। तो अगर 220 वोल्ट पावर जनरेट हो रही है, वो कन्वर्ट कर देगा उसको मे बी 22,000। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना करंट कम हो जाएगी, पावर लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। तो पावर इज ट्रांसपोर्टेड एट ए हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जब नियर बाय सिटी टाउन आएगी तो वहां पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे, वहां पे वापस वोल्टेज को 22,000 से 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वी यूज अ ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर का यूज है। जैसे तुमने देखा होगा, नॉर्मल जो हमारे घर में करंट आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। इट्स 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी आता है। जो नॉर्मल फोन का चार्जर होता है, छोटा सा, तुमने देखा होगा, ये चार्जर जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। बिकॉज फोन, लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारे सारे डीसी पे वर्क करते हैं, डायरेक्ट करंट पे वर्क करते हैं। तो 220 वोल्ट एसी को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, स्टेप डाउन करना पड़ता है 10 to 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी में। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज होता है, और फिर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। वो रेक्टिफायर का काम होता है। ये काम है ट्रांसफार्मर का। और रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। रेक्टिफायर उसको एसी से 10 to 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट करंट में। तो ये इसका इसके अंदर इनबिल्ट होता है, चार्जर के अंदर होता है ये। जितने भी टीवी या बाकी होते हैं गैजेट्स, उसमें भी ये होता है, इनबिल्ट होता है। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि 220 वोल्ट एसी को 10 to 12 वोल्ट एसी में स्टेप डाउन कर रहा है, उसके बाद उसको रेक्टिफाई कर डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ इट्स बीइंग यूज्ड। सो दिस इज द वर्क ऑफ यूज ऑफ ए ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल में तुमसे पूछ सकते हैं भाई कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। कौन सा डिवाइस है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। और डीसी टू एसी में कौन कन्वर्ट करता है, एक और भी डिवाइस होता है जो एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज इसका नाम होता है इन्वर्टर। जो घर में इन्वर्टर लगा होता है उसमें क्या होता है, बैटरी में करंट स्टोर हो जाती है ना, वो तो डीसी बैटरीज हैं। जब लाइट जाती है तो वो इन्वर्टर यूज होता है, तो इन्वर्टर क्या करता है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, फिर जाके लाइट जलती है। सो इन्वर्टर कन्वर्ट डीसी टू एसी, रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी टू डीसी। याद कर लेना, काम आएगा। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ। चाहो तो ये बना लो डायग्राम, काम आ जाएगा तुम्हारा समझने में। काम आएंगी ना छोटी छोटी चीजें, ये फोटो वोटो खींचना अलाउड नहीं है। इससे बना लूंगी। तुम लिखते ही नहीं हो, आदत ही नहीं है लिखने की। अब कैसे करोगे। अच्छा जी। मतलब इसको अलग से बनाना, बिकॉज ये साइड का है, मतलब पार्ट ऑफ द 5 मार्क नहीं है ये नहीं, ये समझाने के लिए बनाया है, अलग से भी आ सकता है ये। याद रहेगा तुम्हें। कंस्ट्रक्शन में ये नहीं बनाना है, अभी बनाएंगे, एक बार एक लिख लो पहले।
हो गया? मेरे में लिख लिया। तो कंस्ट्रक्शन में हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से डायग्राम होता है। 2D बना लेना। कंस्ट्रक्शन में विल शो laminated soft iron core. I'm drawing 2D diagram like this. ये laminated soft iron core है। इसकी एक आर्म पे प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग है जो कि इनपुट एसी से कनेक्टेड है। इसको हमें स्टेप अप करना है। This is laminated soft iron core. This is primary coil. Hmm? EP is input voltage. ES is output voltage. जो कोर होता है वो लैमिनेटेड होता है, मतलब इट इज नॉट मेड ऑफ वन सिंगल पीस सॉलिड। कई सारे लेमिनाज होते हैं सॉफ्ट आयरन को, उनको एक के ऊपर एक लेमिनेट कर देते हैं वार्निश लगा के, ताकि दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ताकि एडी करंट्स को मिनिमाइज कर सके। हम्म। जो कोर होता है ना, इट इज लैमिनेटेड लाइक दिस, मतलब कई सारी प्लेट्स होती हैं सॉफ्ट आयरन की, एक के ऊपर एक रख देते हैं, बीच में वार्निश लगा देते हैं ताकि दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। दिस टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस। तो मतलब जो इसका जो कोर बना हुआ है ना, इट इज नॉट वन पीस ऑफ सॉलिड, बट इट इज number of plates which are placed one over the other, and they are insulated from each other also, and as well as from the coil. It is to reduce eddy current losses. It is to reduce eddy current losses. तो इसका 3D भी बना है तो इस तरह से है।
लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बना सकते हो, अदरवाइज वहाँ सिर्फ लिखना होगा। इट्स a laminate soft iron core which consists of number of soft iron plates insulated from each other and placed over each other. Laminated soft iron core अभी लिखेंगे बाद में, उसमें लिख लेंगे फिर। डायग्राम बनाए तो बना लो डायग्राम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। अगर वहां बना दोगे तो मैं सारा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि द मोमेंट यू ड्रॉ अ डायग्राम समझ में आ जाता है टीचर को क्या बनना, तो द बेस्ट होता ही है। तो फ्राइडे को मैं यहाँ हूँ नहीं, मेरे को जाना है किसी के उसमें डेथ में, सो देयर बी नो क्लास ऑन फ्राइडे। एंड नेक्स्ट क्लास में विल फिनिश दिस ट्रांसफॉर्मर इन द न्यूमेरिकल्स, प्लस I'll start with ray optics, and I'm sending you the assignment also on ray optics। नेक्स्ट क्लास में से हार्ड कॉपी दे दूंगा मैं, ठीक है। सो आज को जो किया उसको रिवाइज करना, और न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेना है एलआरसी के, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन वेडनेसडे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।